मैं एक मजदूर बाप का बेटा हूँ। उनका तीसरा बेटा, मुझसे बड़े दो और भाई हैं। वो दोनों बिल्कुल नॉर्मल हैं, जिस तरह के दूसरे बच्चे होते हैं, हर लिहाज से सेहतमंद और तंदुरुस्त। लेकिन मेरे साथ भगवान ने ना जाने कैसा मजाक किया कि मेरा कद बहुत कम रह गया। यानी मैं बोना हूँ। बोना समझते हैं ना आप? एक ऐसा इंसान जिसके कद की नशोनुमा रुक जाती है। मुझे नहीं मालूम कि बचपन में मेरे माँ बाप का मुझे देखकर क्या हाल होता होगा। लेकिन जब मुझे होश आया, मैं कुछ बड़ा हुआ, उस वक्त अपने बारे में बातें सुन सुनकर मेरा दिल खून के आंसू रोता रहता था। आखिर ये मजाक मेरे साथ ही क्यों हुआ था? मेरे घर में जो रिश्तेदार आते थे वो भी मुझे देखकर मुस्कुराते थे। मैं जैसे उनके लिए खिलौना था। बाहर जाता तो गली के लड़के मुझे छेड़ते रहते। किसी तरह मेरे माँ बाप ने स्कूल में मेरा दाखिला करवा दिया, जहाँ मेरे दोनों भाई पढ़ा करते थे। वो सरकारी स्कूल था, वहाँ कोई फीस नहीं थी। लेकिन मैं वहाँ पढ़ नहीं सका, क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि अपना मजाक उड़वा सकूं। सब मुझे टिंगू टिंगू कहकर बुलाने लगे थे। जिस दिन मैं आखिरी बार स्कूल गया, उस दिन स्कूल से वापस आकर मैंने माँ से कह दिया कि अब मैं स्कूल नहीं जाया करूँगा। माँ भी जानती थी कि मेरे साथ बाहर क्या सुलूक होता है। वो मुझे बहुत देर तक लिपटा कर रोती रही थी। ये मेरा बचपन था और मैं ऐसा था, सबसे अलग, सबसे अनोखा। फिर वक्त गुजरता गया। मेरे दोनों भाइयों ने काम काज शुरू कर दिया। उनकी शादियां भी हो गई। मेरे माँ बाप एक के बाद एक इस दुनिया से चले गए। मैं इस दुनिया में अकेला रह गया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मुझे घर भी छोड़ना पड़ा। मेरी दोनों भाभियों को मेरा वजूद गवारा नहीं था। उनका कहना था कि मेरी वजह से मायके वालों के सामने उनकी बेइज्जती होती है, और मैं उनको बेइज्जती से बचाने के लिए उस घर से निकल गया। मेरा तो कोई ठिकाना नहीं था। कहाँ जाता, किसके पास जाता? ऐसा कोई दोस्त भी नहीं था जिससे मदद ले सकता था। इसलिए बहुत परेशान था। मैं ये देखता था कि जिस्मानी तौर पर अपाहिज लोग भीख मांगने के लिए फुटपाथ पर बैठ जाते हैं और उनकी अच्छी खासी आमदनी भी हो जाती है। लेकिन भगवान ने मुझे अपाहिज तो नहीं किया था। मैं तो अच्छा खासा था। मेरे हाथ पैर सलामत थे। ये और बात है कि मेरा कद बहुत छोटा रह गया था। फिर ये कि मेरी खुददारी ने गवारा नहीं किया कि मैं भीख मांगना शुरू कर दूं। उसी परेशानी के आलम में मैं एक पार्क में आकर बैठ गया, और यहीं मेरी मुलाकात बशीर से हुई। 15-16 बरस का एक लड़का जो मालिश मालिश की आवाज लगाता हुआ पार्क में घूम रहा था। उसके हाथ में एक थैला था जिसमें बहुत सी शीशियां रखी हुई थी। इन शीशियों में तेल भरा हुआ था। वो जब मेरे पास से गुजरने लगा तो मुझे देखकर रुक गया। फिर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है उस्ताद, अकेले बैठे हो, मालिश करवाओगे? मैंने जवाब दिया, नहीं भाई, मैं ये सब अय्याशी नहीं कर सकता। वो ना जाने क्या सोचकर मेरे पास ही बैठ गया और खुद ही अपना परिचय मुझसे करवाया। मेरा नाम बशीर है उस्ताद। मैंने कहा, मेरा नाम आकाश है। मैंने उससे पूछा, इस काम में तुमको कितने पैसे मिल जाते हैं? तुम ये काम मुझे सिखा दो। बशीर ने पूछा, तुम कहाँ रहते हो? मैंने कहा, सुबह तक तो एक घर में था, अब कहीं नहीं रहता, कोई ठिकाना नहीं है। उसने कहा, तो ये कहो तुम भी मेरे जैसे हो, चलो मेरी तुम्हारी दोस्ती हो गई। बशीर बहुत ही अच्छा लड़का था। गरीब था लेकिन दिल का बहुत बड़ा था। वो एक पुल के नीचे रहता था। उसने वहाँ बाकायदा अपना एक ठिकाना बना रखा था। वो मुझे भी वहाँ ले गया और मैं उसके साथ ही रहने लगा। वो बेचारा मेरे खाने पीने का ख्याल भी रखा करता था। एक हफ्ते के बाद मैंने उससे कहा, यार बशीर, तुम मुझे भी कोई काम दिलवा दो, मैं इस तरह तो नहीं रह सकता। बशीर ने कहा, फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे लिए कोशिश कर रहा हूँ। ये मालिश का काम तुम्हारे बस का नहीं है, तुम्हारे लिए कोई और काम तलाश कर लूंगा। 2 ही दिनों में बशीर ने मेरे लिए एक होटल में काम तलाश कर लिया। ना जाने उस बेचारे ने किस तरह मेरी सिफारिश की होगी। वो एक साफ सुथरा होटल था जहाँ का मालिक भी एक मेहरबान और नरम दिल इंसान था। इस तरह मेरी पहली नौकरी की शुरुआत हुई। मेरी तनख्वाह नहीं थी, रोज 30 रुपए मिलते थे। मेरे लिए ये भी बहुत था, क्योंकि खाना और चाय वगैरह होटल वाले दिया करते थे। मेरी रिहाइश अब तक बशीर के साथ ही थी। मेरी नौकरी से उस बेचारे का बोझ कुछ कम हो गया था। कभी कभी हम सिनेमा भी चले जाया करते थे। एक दिन होटल में एक आदमी से मेरी मुलाकात हुई। वो आदमी बहुत गौर से मेरी तरफ देख रहा था। मैं जब उसके लिए चाय लेकर गया तो उसने मुझसे पूछा, तुम्हें यहाँ कितने पैसे मिल जाते हैं? मैंने पूछा, क्यों, आप क्यों पूछ रहे हैं? बताओ तो सही, तुम्हारे फायदे की बात है। मैंने कहा, 30 रुपए रोज मिलते हैं साहब। उसने कहा, मेरे लिए काम करोगे, तुम्हें 50 रुपए रोज मिलेंगे। 50 रुपए रोज उस जमाने में अच्छी रकम थी।
यानी महीने के 1500। मैं फौरन तैयार हो गया। उस आदमी का नाम जोसेफ था। उसका एक छोटा सा सर्कस था, यूं ही बच्चों को खुश करने वाला। शहर में होने वाले मेलों में लगने वाला, जिसमें 2-4 करतब दिखाने वाले थे। वहाँ एक बोना था जो उस सर्कस का जोकर था। उसकी मौत के बाद वो जगह खाली हो गई थी, इसलिए जोसेफ मुझे अपने साथ अपने सर्कस में ले आया। ये मेरे लिए एक नई दुनिया थी। मुझे जोकरों वाले कपड़े पहनाकर और मेरे चेहरे पर दुनिया भर के रंग थोप कर मुझे लोगों के सामने कर दिया गया। मुझे उल्टी सीधी हरकत करते हुए बहुत शर्म आ रही थी, बहुत दुख महसूस हो रहा था। लेकिन ये सब शुरू शुरू की बात थी। अब तो खैर मैं एक मुकम्मल जोकर हूँ। लोग मुझे देखकर हंसते हैं, बच्चे खुश होते हैं। मैं सर्कस में आने के बाद कई दिनों तक बशीर के साथ ही रहा। फिर ये हुआ कि सर्कस कंपनी दूसरे शहर के दौरे पर चली गई। मैं वहां से कई महीनों के बाद वापस आया तो पता चला कि पुलिस ने बेचारे बशीर के ठिकाने को उजाड़ दिया था और वो बेचारा ना जाने कहाँ था। उसके बाद से आज तक मेरी बशीर से मुलाकात नहीं हो सकी है। हालांकि मैंने उसको तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। मैं सर्कस में काम करता हूँ। मेरी कहानी इसी सर्कस से शुरू होती है। इस कहानी में ऐसी कोई खास बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक सबक है कि शायद भगवान के यहाँ इसी तरह का इंसाफ होता है। वो खुद के बनाए हुए इंसानों की तौहीन बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि वो सबका बनाने वाला है। उसे ये बात भी पसंद नहीं है कि कोई शख्स उसकी बनाई हुई चीजों का मजाक उड़ाए। उसने सबको पैदा किया है, काले गोरे अंधे सब उसी के हैं। मैं अपने घर वालों को भूल ही गया था। कभी उनकी याद आती तो आह भर कर रह जाता। शायद वो भी कभी मुझे याद ना करते हो। ये सोचते हो कि चलो, जिसकी वजह से खानदान वालों में उनकी बेइज्जती होती थी, वो उनकी जिंदगी से निकल चुका है। एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने अपने शो में अपने दोनों भाइयों और भाभियों को देख लिया। वो सर्कस देखने आए हुए थे और बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। मेरी हरकत देखकर जोर जोर से कहकहे लगा रहे थे और तालियां बजा रहे थे। उन्होंने मुझे नहीं पहचाना होगा, क्योंकि मेरा तो हुलिया ही बदला हुआ था। मेरा चेहरा रंगों से छुपा हुआ था, सर पर जोकरों वाली टोपी थी, और उन्होंने ये सब कब सोचा होगा कि आकाश किसी सर्कस में काम कर रहा होगा। उन्हें देखकर मेरे दिल में पुराना दर्द जाग उठा था। वो सब मेरे अपने थे। मैंने उनके साथ एक उम्र गुजारी थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। इसके बावजूद भी मैं लोगों को हंसाता रहा। उस रात बहुत देर तक मुझे नींद नहीं आई थी। मैं उन्हीं के बारे में सोचता रहा था। फिर एक दिन मैंने जोसेफ साहब से कुछ पैसे एडवांस लिए, उनसे ढेरों फल और मिठाइयाँ खरीदी और अपने भाइयों के घर पहुंच गया। वो घर जो मेरा अपना भी था, लेकिन मेरे लिए अजनबी हो गया था। मेरे दोनों भाई और भाभी घर पर ही थे। वो सब मुझे देखकर हैरान हो गए थे। बहुत ही सर्क तरीके से उन्होंने मेरा स्वागत किया था, बिल्कुल रस्मी तौर पर, जैसे कोई अजनबी उनके पास चला आया हो। मुझे उनके रवैये ये से बहुत दुख हुआ था, लेकिन मैंने अपने दुख को छुपाते हुए मुस्कुराकर कहा, आप लोगों ने सर्कस में मुझे पहचाना तो नहीं होगा। मैं एक सर्कस में काम करने लगा हूँ। मेरी छोटी भाभी ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, तुमने काम भी कैसा खराब ढूंढा है। बड़ी भाभी ने कटीले लहजे में कहा, तो और क्या करेगा बेचारा, ये किसी दफ्तर में बाबू तो नहीं बन सकता था। अच्छा ही हुआ कि सर्कस में चला गया। उनकी बातें सुन सुनकर मेरा दिल रोने लगा था। वो सब बुरी तरह मुझे बेइज्जत कर रहे थे ताकि मैं दोबारा उनके घर आने का नाम ना लूं। मैं उस लम्हे को बुरा भला कह रहा था। जब मेरे दिल में यहाँ आने की इच्छा पैदा हुई थी, मैंने खामखा ही अपनी जिल्लत को आवाज दी थी। मैं कुछ देर बैठकर वहां से चला आया। उन्होंने रस्मी भी मुझे रोकने की कोशिश नहीं की थी। आखिर क्यों रोकते। एक बोने और सर्कस में काम करने वाले जोकर से उनका वास्ता ही क्या था। घर वालों की तरफ से मेरा दिल टूट गया था। अब ऐसा भी क्या है कि किसी में अगर कोई नुक्स हो तो उसको घर ही से निकाल दिया जाए, उससे अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए जाएं। अगर सर्कस के मालिक मिस्टर जोसेफ का सहारा नहीं होता तो इस दुनिया ही से मेरा दिल उचाट हो गया होता। वो वाकई एक हमदर्द और मोहब्बत करने वाला इंसान था। उसने कदम कदम पर मुझे हौसला दिया, मेरी हिम्मत बंधाई, मुझे एहसास दिलाया कि मैं भी दूसरे इंसानों की तरह एक जीता जागता वजूद रखता हूँ। मैं भी इसी समाज का एक हिस्सा हूँ। धीरे धीरे अपने सर्कस में मेरी अहमियत बढ़ती चली गई। मिस्टर जोसेफ ने अभी तक शादी नहीं की थी। मेरी तरह वो भी अकेले थे, इसलिए वो मुझे अपनी औलाद की तरह चाहने लगे थे। मेरे हालात बदल गए थे। मेरे पास रहने के लिए भी बहुत अच्छी जगह थी, टीवी और रेडियो भी था, मेरी जेब में पैसे भी हुआ करते थे। उसके बावजूद एक तरह की महरूमी का एहसास होता था।
ये महरूमी मोहब्बत की थी जो एक फितरी बात थी। मैं जब शो करने सर्कस के पंडाल में आता या बाजार और पार्क वगैरह की तरफ जाया करता तो नौजवान जिंदगी से भरपूर लड़के और लड़कियों को देखकर हसरत हुआ करती थी। सुंदर लड़कियां जब अपने साथियों के हाथ थाम लेती या उनकी तरफ मुस्कुराकर देखती तो दिल में एक होक सी उठने लगती थी। मैं यही सोचता था कि भगवान, क्या मेरी किस्मत में इस किस्म की खुशियां नहीं हैं। लड़कियां मेरी तरफ तो देखा करती थी, लेकिन मजाक उड़ाने वाले अंदाज में या अफसोस करने के लिए प्यार की नजर किसी के पास नहीं होती थी। जोसेफ ऐसा आदमी था जिसे मेरी इस महरूमी का भी एहसास था। एक दिन उसने मुझसे कहा, आकाश, तू परेशान काहे को होता है? मैं तुझे एक बात बताता हूँ, ये जो ऊपर वाला है ना, इसने दुनिया में किसी को अकेला नहीं रखा। इसने हर एक के वास्ते किसी को पैदा किया है। तेरे लिए भी कोई ना कोई जरूर होगी। बस एक दफा मिल जाए तो उसको पकड़कर तेरे पास ले आएगा। मैं जानता था कि वो बेचारा मेरा दिल रखने के लिए ये बात कहता रहता है, लेकिन एक दिन उसने मेरे लिए एक रिश्ता तलाश कर लिया। उस दिन वो बहुत खुश था। उस दिन हमारा शो नहीं था। जोसेफ कहीं बाहर गया हुआ था। शाम के वक्त वो आया तो मिठाई और फल वगैरह लेता आया और कहा, आकाश, मेरे बच्चे, खुश हो जा, तेरे लिए भी लाइफ में एक लाइफ पार्टनर आने वाला है। सारा बंदोबस्त कर आया हूँ। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या कह रहे हो मास्टर? जोसेफ ने कहा, मेरा एक दोस्त है बहुत पुराना, उसकी एक बेटी भी तेरे जैसी है। मेरा मतलब है उसका कद भी छोटा रह गया है। वो बेचारा उसकी तरफ से बहुत परेशान था। मैं आज उसकी तरफ गया तो मैंने तेरी बात छेड़ दी। उन लोगों ने तुझे देखा हुआ है। वो लोग इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए हैं। अब हम जल्दी से तुम्हारी शादी करेंगे। लेकिन मैं इस खबर से भी खुश नहीं था। दिल की तमन्ना तो कुछ और थी। सपने तो मैंने किसी और तरह के देखे थे। एक नॉर्मल लड़की होती, लंबे कद की। जब वो मेरे साथ चले तो लोग उसकी तरफ देखें और मेरी नसीब पर रश्क करें। लेकिन मुझे कैसी लड़की मिल रही थी, मेरे ही कद की, जैसा मैं था। हम दोनों साथ चलते तो हमारा और भी मजाक उड़ाया जाता। लोग कहते, ऊपर वाले ने बहुत सोच समझकर जोड़ी बनाई है। मैं बहुत परेशान हो गया। मैं मिस्टर जोसेफ का दिल नहीं तोड़ सकता था। वो बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। फिर मैंने बड़ी सच्चाई से हर बात के बारे में सोचा। मैंने सोचा कि इसमें क्या बुराई है, जैसा मैं हूँ मुझे वैसा ही तो रिश्ता मिलेगा। फिर ये कि उस बेचारी का भी तो कोई सहारा होना चाहिए। मैं लंबे कद की लड़की का सपना क्यों देख रहा हूँ? ये तो सिर्फ एक सपना ही रहेगा। बहुत कुछ सोच समझकर मैंने उस रिश्ते के लिए हाँ कर दी और शिल्पा से मेरी शादी हो गई। मिस्टर जोसेफ ने ठीक कहा था। शिल्पा मेरे साथ की थी, लेकिन छोटे कद के बावजूद वो बहुत सुंदर थी। मैं इस बात पर भगवान का शुक्र अदा करता रहा। शिल्पा बहुत अच्छी पत्नी साबित हुई। ये मेरी जिंदगी का एक नया मोड़ था, एक नई शुरुआत। शिल्पा ने मेरा बहुत साथ दिया। उसने ये साबित कर दिया कि पत्नी फिर पत्नी ही होती है, चाहे उसका कद कैसा भी हो। फिर मैं बहुत खुश रहने लगा। वक्त गुजरने के साथ साथ खुशी बढ़ती चली गई। मिस्टर जोसेफ पहले से भी ज्यादा मेरा ख्याल रखा करते थे, क्योंकि अब मैं शादीशुदा था। मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई थी। कुछ दिन और इसी तरह गुजर गए। मिस्टर जोसेफ बीमार रहने लगे थे। उनका लिवर खराब हो गया था। अपनी मौत से पहले मिस्टर जोसेफ ने बाकायदा कानूनी कार्रवाई के साथ वो सर्कस मेरे हवाले कर दिया। ये उनका बहुत बड़ा एहसान था। कोई बाप भी शायद इतना ना कर सकता हो जितना उन्होंने मेरे लिए किया था। मैं जिंदगी भर उन्हें भुला नहीं सकता। उनकी मौत के बाद कुछ दिनों तक सर्कस में काम बंद रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम जिंदगी की तरफ वापस आने लगे, क्योंकि दुनिया का यही दस्तूर है। फिर सर्कस का पूरा स्टाफ था, उनकी रोजी रोटी का भी बंदोबस्त करना था। शिल्पा ने भी सर्कस में काम करना शुरू कर दिया। उसका काम दूसरा था। वो शो वगैरह में हिस्सा नहीं लिया करती थी। उसने मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया था। स्टाफ के लिए खाने और रहने का बंदोबस्त और पब्लिसिटी, ये सब उसकी जिम्मेदारी थी और वो बहुत होशियारी से अपना काम अंजाम दे रही थी। फिर मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खबर सुनने को मिली। इस खबर ने मुझे परेशान ही कर दिया था। वो खबर ये थी कि शिल्पा माँ बनने वाली थी। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। मैं बाप बनने जा रहा था। हर इंसान की जिंदगी का ये मोड़ सबसे ज्यादा अहम हुआ करता है। वो अपने आप को शायद दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान समझने लगता है कि भगवान उसकी नस्ल को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन मेरा दिल धड़क रहा था। मैं ये खबर सुनकर परेशान हो गया था। और वो परेशानी ये थी कि हमारी औलाद कैसी होगी। मेरा कद छोटा था, मेरी पत्नी का कद भी छोटा था। अगर औलाद भी ऐसी ही हुई तो फिर क्या होगा? इस फिक्र ने हम दोनों की नींदें गायब कर दी थीं। हम डॉक्टरों से मशवरे लेते रहते,
लेकिन शुरुआती मरहले पर डॉक्टर भी कुछ नहीं बता सकते थे। अल्ट्रासाउंड वगैरह के बाद उनका भी यही ख्याल था कि औलाद नॉर्मल है, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारा दिल नहीं मानता था, लेकिन भगवान ने बहुत करम किया, उसने हमें एक नॉर्मल औलाद दे दी। शुरू शुरू में तो समझ में नहीं आ सका, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब उसका कद भी बढ़ता रहा तो हमारी खुशियों की इंतहा ना रही। भगवान ने हमें एक बहुत बड़ा तोहफा दे दिया था, उसने हम पर करम कर दिया था। हमने शहर में एक छोटा सा मकान भी ले लिया। बेटे की पैदाइश के बाद शिल्पा को उसी मकान में मैंने भेज दिया, ताकि वो आराम और सुकून के साथ बेटे की परवरिश कर सके, जबकि मैं सर्कस ही में रहा। मेरा बेटा जब बड़ा हुआ तो हमने उसे एक अच्छे स्कूल में भी दाखिल करा दिया। हम ये चाहते थे कि वो हर लिहाज से हमसे बेहतर हो, अपने कद के लिहाज से, सूरत शक्ल के लिहाज से, शिक्षा के लिहाज से, ताकि हम सभी उसे देखकर फख्र कर सकें कि भगवान ने हमें कितना अनमोल तोहफा दिया है। मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बन गया है। वो बहुत फरमाबरदार है। हमने उसे सर्कस के माहौल से दूर रखा है। मैं अब सर्कस में किसी किस्म का एक्ट नहीं करता, बल्कि सर्कस का इंतजाम संभालता हूँ। अपने बेटे के मशवरे पर अमल करके मैंने सर्कस को बहुत एडवांस बना दिया है। हर तरफ हमारे सर्कस की धूम मची हुई है। हाँ, एक बात और बता दूं, हमारे सर्कस में जोकर का पाठ करने वाला अब एक दूसरा बोना है, जो बेचारा 16-17 बरस का होगा, लेकिन उसका कद मुझसे भी छोटा है। और वो मेरा भतीजा है। जी हाँ, मेरे बड़े भाई का बेटा। उस भाभी की औलाद जो मेरे छोटे कद की वजह से अपने खानदान में बेइज्जती महसूस किया करती थी, और शायद भगवान को ये बात मंजूर नहीं थी कि उसके बनाए हुए इंसान का मजाक उड़ाया जाए। इसीलिए उनके यहाँ जो औलाद पैदा हुई वो बोनी थी। उस बच्चे के बड़े होने के बाद वो दोनों खुद ही उसे मेरे पास लाए थे, ताकि मैं उसे अपने सर्कस में रख लूं, क्योंकि उस बेचारे का कोई और भविष्य नहीं था। मैंने उसे अपने साथ ही रख लिया है। मुझे उससे हमदर्दी भी है और मोहब्बत भी। एक तो वो मेरा भतीजा है, मेरा खून है, और दूसरी बात ये है कि बोना होने में उस बेचारे का क्या कसूर, मैं भी तो वैसा ही हूं ना।